आप सभी का अभिनंदन। भूगोल कक्षा 12 के अध्याय 10 का हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व परिवहन एवं संचार, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क। इसके पहले 3 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ चौथे भाग का हम देख रहे हैं। इस चौथे भाग के अंतर्गत स्थल परिवहन के जो 3 प्रकार हैं वहाँ से बात शुरू करते हैं। ये 3 प्रकार हैं: पाइपलाइन, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। रेल मार्ग और सड़क मार्ग पर हम विस्तृत अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ हम जल, तेल और गैस के परिवहन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पाइपलाइन पर बात कर रहे हैं। पाइपलाइन परिवहन को हम आधुनिकतम साधन के रूप में देखते हैं और पानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइन जो है वो बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है। हम हमारी रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग ले रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस और एलपीजी की पाइपलाइन आपूर्ति जो है वो पाइपलाइन द्वारा की जाती है। पाइपलाइन द्वारा शोधन हेतु तेल, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, उसको परिष्करण शालाओं तक और फिर शोधित पेट्रोलियम पदार्थों को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। विश्व में पाइपलाइनों का अधिक घनत्व जो है वो यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड में फार्म हाउस से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा बेचते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उत्पादक क्षेत्रों और उपभोक्ता क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का एक बहुत ही सघन जाल बिछा हुआ है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत, यहाँ पर भी पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करण शालाओं और बंदरगाहों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाने लगा है। विश्व में पाइपलाइन मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है और एक प्रस्तावित गैस पाइपलाइन ईरान से भारत तक, जो कि वाया पाकिस्तान आने वाली है, इसका अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नाम से जानते हैं और विश्व में ये सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। कुछ प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से तेल जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार टेप लाइन में यह पाइपलाइन जो है वो फारस की खाड़ी के पास के कुओं को सीडान नामक नगर से जोड़ती है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। उसी प्रकार कोमेकोन पाइपलाइन, यह भूतपूर्व सोवियत संघ में स्थित है। इससे वोल्गा तथा यूराल के कुओं से पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों तक तेल पहुंचाया जाता है। OIL पाइपलाइन की बात करते हैं, जो कि एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन है, जिसका निर्माण OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया है और यह असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक बिछी हुई थी। बाद में इसे 1966 में कानपुर तक विस्तारित किया गया। इसी प्रकार HVJ पाइपलाइन, पश्चिमी भारत में पाइपलाइन का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क अंकलेश्वर कोयली, मुंबई हाई कोयली तथा हजीरा विजयपुरा जगदीशपुर लाइन, जिसे कि HVJ पाइपलाइन से भी जानते हैं, इनका निर्माण किया गया। और हाल ही में 1256 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन गुजरात के सलाया से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा तक बिछाई गई है। तापी परियोजना एक बहुप्रतीक्षित तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत की परियोजना है, जो कि गैस पाइपलाइन परियोजना है और इसका शुभारंभ 3 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान के शहर, जो कि सिल्क रूट पर है, मेरी शहर, वहां से किया गया और इसके शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है। यह 1814 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी। तुर्कमेनिस्तान के गल्किनाइश क्षेत्र से अफगानिस्तान के कंधार और पाकिस्तान के मुल्तान होते हुए भारत के फाजिल्का तक यह पाइपलाइन पहुंचेगी। जिस प्रकार परिवहन में हम वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, आदान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार संदेशों को, विचारों को भी हम स्थानिक आदान प्रदान करते हैं और इस संदेश, विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान को हम संचार कहते हैं।
मानव ने कालांतर में संचार के बहुत सारे साधनों को विकसित किया है। प्राचीन समय में बात करें तो उस समय लोग ढोल या पारंपरिक वाद्य यंत्रों का बजाकर या फिर आग या धुएं का उपयोग करते थे संदेश पहुंचाने के लिए। वर्तमान में भी कई क्षेत्रों में, कुछ समाजों में आज भी यह प्रथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन समय में घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी और अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन बाद में मानव ने लंबी दूरियों के संचार हेतु अनेक विधियों का प्रयोग किया और उसमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका उपनिवेशवाद का एक साधन बना और टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी का यूएसए के टेलीफोन उद्योग पर एक एकाधिकार भी था। आज यही टेलीफोन और टेलीफोन का उन्नत स्वरूप मोबाइल विश्व में सर्वाधिक प्रयोग होने लगे हैं। संचार के साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, हमारी बुक में भी इस तरह से दिया हुआ है, व्यक्तिगत संचार के साधन और सार्वजनिक संचार के साधन के रूप में। जहां तक व्यक्तिगत संचार के साधन हैं वो हैं पत्र आदि, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। इसी प्रकार पब्लिक संचार के रूप में देखें तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, जीपीएस, जीआईएस, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन एटसेट्रा। इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास ने संचार क्रांति लाने में हमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डाकघर, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और उपग्रहों की खोज ने संसार को बहुत त्वरित और बहुत ही आसान बना दिया है। एक दूसरे के काफी करीब हम आ चुके हैं और संचार के क्षेत्र में धीरे धीरे अद्भुत गति से विकास हो रहा है। पहला प्रमुख परिवर्तन हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर का है। ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज आजकल बढ़ने लगा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा की सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में इन ऑप्टिकल फाइबर्स वायर्स को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को भी उन्नत किया है। 1990 के दशक में बात करें तो दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय होने लगा और परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे हम आज इंटरनेट के नाम से अच्छे से जानने लगे हैं और विशेष रूप से इस कोविड-19 के दौरान हम इसे भलीभांति पहचानने भी लगे हैं गांव-गांव तक। जब सन 1970 से संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया और तब से लेकर आज तक उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने इस संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण और इनके कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ स्थानों को जोड़ा गया है जिसका यथास्थान सत्यापन सीमित था या कम कर पा रहे थे। आज हम प्रत्येक स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन को जान सकते हैं उपग्रह संचार के माध्यम से। इस तकनीकी के प्रयोग द्वारा हम दूरी के संदर्भों में लगने वाले इकाई मूल्य और समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर पाए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम जहां पहले 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार के मूल्य को अब उपग्रह के द्वारा उस 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले लागत की तुलना में 5000 किलोमीटर की दूरी तक संचार कर सकते हैं। उपग्रह के विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 अर्थात 1979 को भास्कर तथा उसी प्रकार भास्कर 1 का 1979 में और रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण 1980 में किया था। 18 जून 1981 को एप्पल का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के माध्यम से हुआ। भास्कर, चैलेंजर और इनसेट 1B उपग्रहों ने लंबी दूरी के संचार साधनों जैसे दूरदर्शन, रेडियो इनको बहुत अधिक प्रभावी आज बना दिया है। इसी प्रकार साइबर स्पेस इंटरनेट की बात करें तो यह साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस संचार है
और यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जिसे हम www के नाम से जानते हैं और इस जो इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, वर्तमान में जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है, यह मानव इतिहास में बहुत ही अभूतपूर्व है। साइबर स्पेस के प्रयोक्ता उपभोक्ता की बात करें, उपयोग करने वाले लोगों की बात करें, तो सन 1995 में जहां इनकी संख्या 5 करोड़ थी, वही 2000 तक आते आते 40 करोड़ हो गई और 2005 में आते आते इंटरनेट उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ तक पहुंची। इसी प्रकार 2016 तक लगभग 363 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। वर्तमान में कोविड-19 के काल में करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। विश्व में सर्वाधिक उपयोग करने वाले 49.6% जो हैं वो यूरोप में, उसके बाद यूएसए में 16.9% और एशिया में 10.70% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के आर्थिक और सामाजिक कार्यों जैसे ईमेल, ई कॉमर्स, ई एजुकेशन और ई एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी हमारा जुड़ने लगा है, विस्तार होने लगा है। और सबसे अच्छा उपयोग आप जुड़े हुए हैं इस ई एजुकेशन के लिए यूट्यूब चैनल से, इसमें भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगा है। यह आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है, अर्थात विश्व एक गांव के रूप में उभरने लगा है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगे प्रतिबंध समाप्त होने लगे हैं, वैसे वैसे कुछ निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान और सरकार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश आदि क्षेत्रों में और सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों और प्रक्रमों को पहचानने आदि अनेक कार्यों में इस इंटरनेट का उपयोग होने लगा है, जिसे हम आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में देख रहे हैं, अनुभूत भी कर रहे हैं। साथियों, आप लेसन 10 का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ना चाहते हैं और भूगोल के अन्य पाठों को भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।